दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लासेस। आज 9th क्लास में साइंस का थर्ड चैप्टर है जिसका टॉपिक है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अर्थात जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं वो अणु या परमाणुओं से ही लगभग बनी हुई होती हैं। आज हम लोग परमाणु और अणु के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे दोस्तों, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो अपने चैप्टर का नाम क्या है परमाणु एवं अणु। इंग्लिश में इसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर 9th क्लास का। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड, क्या नाम है इनका? महर्षि कनाड थे भारतीय दार्शनिक। इन्होंने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। क्या होगा? छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु उन्होंने इसका नाम रखा। एक और है, कौन है देखिए, एक अन्य भारतीय दार्शनिक जिनको पकुधा कात्यायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कात्यायाम कहते हैं। इनका नाम है पकुधा कात्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक, कहाँ के दार्शनिक थे ये? ग्रीक के थे दार्शनिक, अर्थात फिलोसफर जिसको कहते हैं, डेमोक्रिटस। क्या थे? डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं, अर्थात तत्व कैसे तथा क्यों सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं, जब तत्व परस्पर सहयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक आंतवा, देखिए क्या नाम है इनका? आंटवा या आंतवा एल लवाइजिए, इनको एंटोनी ली लेवेजियर इनको इंग्लिश में कहते हैं, ने रासायनिक संयोजन के, फिर से दोस्तों देखिए कौन थे वैज्ञानिक? एंटोनी ली लेवेजियर हैं। इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। लवाइजियर एवं जोजफ, कौन? दो साइंटिस्ट थे, लवाइजियर थे और जोजफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक, क्या किया था? प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्न दो नियम प्रतिपादित किए थे। देखते हैं कौन कौन सा। फर्स्ट देखेंगे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 3.1। क्या देखेंगे? 3.1 देखेंगे। देखिए निम्न x एवं y रसायनों का एक युगल लीजिए। x देखिए और y। x में देखिए फर्स्ट नंबर कॉपर सल्फेट जिसकी मात्रा 1.25 है और y में सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम है। अब x में सेकंड नंबर देखिए बेरियम क्लोराइड 1.22 ग्राम और y में देखिए सोडियम सल्फेट 1.53 ग्राम। थर्ड में देखिए इसमें x में ही देख रहे हैं हम लोग लेड नाइट्रेट है 2.07 ग्राम और y में देखिए सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। x एवं y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 100 ml जल में तैयार कीजिए। उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से y के
y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए एवं x के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलय क्या करना, विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो। तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कार्क हो, जैसा कि चित्र 3.1 में अभी आप लोग दोस्तों देखेंगे। देखिए आगे, ये रहा चित्र, आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र 3.1 है, ये रहा। इसके देखिए, यहाँ भी देखिए दोस्तों, तो ये चित्र है y के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई x के विलयन युक्त छोटी परख नली। देखिए y का विलयन, x का विलयन, छोटी परख नली, शंक्वाकार फ्लास्क, डोरी, कार्क इत्यादि चीजें आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए, अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे x एवं y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाएं। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए, अर्थात वेट कर लीजिए शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, अर्थात उसमें क्या रिएक्शन हुई। ये चीज़ दोस्तों आपको सोचना है और बताना। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? फ्लास्क के मुख पर कार्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है? आगे देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता। अर्थात क्या कर सकते हैं, ना ही तो हम द्रव्यमान को सृजन कर सकते और ना ही इनका हम लोग विनाश कर सकते, किसका, द्रव्यमान का। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक क्या है। यह रहा टॉपिक, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, लवाइजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, किससे दोस्तों, जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर उनका निर्माण होता है, अर्थात निर्मित होते हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। कितना रहता है? 1:8 रहता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया, जिसका सूत्र NH3 होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये इनका चित्र रहा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये इनके चित्र रहा। आइए पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी, अर्थात वो 12 साल में ही टीचर हो गए थे, पढ़ाने लगे थे। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। 7 साल अर्थात 12 साल कितना होता है, 19 साल की उम्र में। सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। किसमें किया? शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए पृथक क्या था, अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की अगली समस्या नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन, कौन? ये अंग्रेजी थे। ये देखिए, ये रहे जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या बताया? डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था,
उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने थे। किससे बने थे? सारे के सारे सूक्ष्म कणों से बने थे, जिन्हें परमाणु कहते थे। क्या कहते थे? जिनको परमाणु कहते थे। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया गया है। सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखेंगे सेकंड नंबर, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया में न तो सृजित होते न ही उनका विनाश होता है। अब देखेंगे थर्ड नंबर क्या दिया गया है। देखिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अब देखेंगे हम लोग 4 नंबर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखिए 6 नंबर, ये 5 नंबर सॉरी, देखिए 5 नंबर क्या दिया गया है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। आइए अब देखेंगे 6 नंबर, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ये रहे क्वेश्चन जिनको आपको खुद करना है दोस्तों। क्वेश्चन सारे के सारे आपको पढ़ना और स्वयं करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक जो इमारत होती है उसका निर्माण होता है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाम्बी जिसको एंटील कहते हैं कि रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। क्या होती है? रचनात्मक सभी द्रव्यों की। ये देखिए दोस्तों, अब देखेंगे कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। बिल्कुल पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। देखिए, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर अर्थात शॉर्ट में एनम में मापा जाता है। 10⁻⁹ मीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ एनम अर्थात नैनोमीटर होता है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग सापेक्ष आकार। क्या देखेंगे? सापेक्ष आकार आप लोग देखिएगा क्या है इसमें। जैसे 10⁻⁻10 है तो हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻⁻9 है तो जल अणु, 10⁻⁻8 है तो हीमोग्लोबिन अणु। ये सब मीटर में दिए गए। ये क्या है? रेडियस है। 10⁻⁻4 रेतकण, 10⁻⁻3 चींटी, 10⁻⁻1 सेब। आगे देखिए, जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगन मान सकते हैं अर्थात नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। किससे बना है? परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव क्या है? पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। और इसी के साथ आप लोग चित्र भी देख सकते हैं। चित्र देख पा रहे होंगे आप लोग 3.2। क्या देख पा रहे होंगे दोस्तों? 3.2 आप देख पा रहे होंगे सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। ये देखिए चित्र, ये रहा। देखिए ये किस तरीके से सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है दोस्तों। अब पढ़ेंगे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं इसको। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग
अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया है। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक क्या हुआ? यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने, किसने? बर्जीलियस ने, देखिए ये साइंटिस्ट हैं, बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। देखिए किस तरीके से, ये आप लोग देखेंगे। चित्र आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे। 3.3 डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक, किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। देखिए गोल्ड, कॉपर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, पारा, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन इत्यादि ये चीजें आप देख पा रहे होंगे। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर, कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था, अर्थात कॉपर का जो नाम है वह साइप्रस से निकला है। किससे निकला है? साइप्रस से निकला। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। जो गोल्डन शब्द है आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसको सोना कहते हो, वो किससे लिया गया? पीले से लिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, अक्सर दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाता है आईयूपीएसी नेमिंग का। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर या कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। देखिए यह रहा उदाहरण। उदाहरण में क्या है दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन को एस से डोनेट किया गया है और एल्युमिनियम को देखिए इसको AI ना कि AL से। फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल में, सेकंड जो है वह स्मॉल में प्रदर्शित किया गया है। कोबाल्ट को देखिए, कोबाल्ट को किस में प्रदर्शित किया? CO ना कि C और O भी कैपिटल में हो। इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहो, क्लोरीन, Cl, जिंक, Zn आदि, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं लौह, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए लिए किससे गए? लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं से बनाए गए हैं। अगर आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं लौह, और इसका प्रतीक क्या दिया गया है? प्रतीक आप लोग अलग देख पा रहे होंगे। प्रतीक दोस्तों जो दिया गया है वह है Fe। क्या है? Fe है। तो जो उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न हुआ, किससे? फेरम। इसका लैटिन नाम क्या है? फेरम है। देखिए ये रहा फेरम। आपसे पूछा जाए जो लौह तत्व है आयरन है, ये किससे उत्पन्न हुआ? फेरम से उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सोडियम देख सकते हैं का प्रतीक Na है, पोटेशियम का प्रतीक K है, और नेट्रियम एवं कैल्शियम ये किससे? कैलियम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अब देखेंगे कुछ हम लोग कुछ तत्वों के प्रतीक, तत्व प्रतीक। एल्युमिनियम का Al, ऑर्गन का Ar, बेरियम का Ba। ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट लेटर वह कैपिटल में है, सेकंड लेटर वह स्मॉल में। बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर CO, फ्लोरीन F, स्वर्ण जिसको गोल्ड सोना कहते हैं Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne।
नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। सारे सारे आप लोग देख पा रहे होंगे। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एक एक बार इसका उपयोग करें और स्वतः ही अपने प्रतीकों का निर्मित करें। क्या करें निर्माण? आगे देखिए, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई अर्थात 12 किलो है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। जैसा कि चित्र में आप लोग देखेंगे 3.4 में। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। ये देखिए किस तरीके से एक से रहा तरबूज, फटाफट इसको कट कर दिया गया है। देखिए बी और सी में एक कटिंग की गई, ये बेचे जा रहे हैं। देखिए डी में। अब देखिए तरबूज चित्र देखिए 3.4 ये रहा तरबूज ए और बी में 12 टुकड़े तरबूज का 1/12वां भाग डी तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है। अर्थात एक अंदाजा लगा लिया कि यह टुकड़ा इतने वजनदार होगा, इसमें इतने सेब चढ़ेंगे। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देखिए, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। अब देखेंगे हम लोग परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। देखिए, अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वे द्रव बनाते हैं, जिसे हम देख कह सकते हैं कि अनुभव कर सकते कि अथवा छू सकते। क्या कर सकते? सब कर सकते। अब ये क्वेश्चन रहा, खुद ही पढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे अणु क्या है। क्या दोस्तों, अणु क्या है? साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़िए, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं तत्वों के अणु। क्या पढ़ना है? तत्वों के अणु हमें पढ़ना है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ऑर्गन, एआर, हीलियम, He आदि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश धातुओं में ऐसा नहीं। जैसे आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। किससे बनता है? 2 अणुओं से मिलकर बनता है, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। इसलिए इसे द्विपरमाणुक कहते। क्या कहते हैं इसे? इसीलिए इसको 2 परमाणुक अणु O2 कहते हैं। यदि समानता 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होती है और ओजोन
जो लेयर कहाँ पर स्थित, समताप मंडल में स्थित है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। ये देखो दोस्तों, अंडरलाइन कर दिया है। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। देखिए, ये टेबल रही, सारणी है 3.3। कुछ तत्वों की परमाणुकता, तत्वों के प्रकार, नाम, परमाणुकता। अधातु ऑर्गन 1 परमाणुक, हीलियम 1 परमाणुक, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, क्लोरीन 2, फास्फोरस 4 और सल्फर बहुत सारे। अब देखें कुछ धातुएं हैं, जैसे सोडियम 1 परमाणुक है, इसमें आयरन में 1 है, एल्युमिनियम में 1 है, कॉपर में 1 है। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिकों के अणु। देखिए क्या है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। ये रही सारणी 3.4। कुछ यौगिकों के क्या दिए गए हैं? अणु दिए गए। यौगिक संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात। जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन 14.3। अब देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन 3:8। ये सब कुछ क्या है? द्रव अनुपात दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 3.2। देखिए ये क्या दिया गया है, देखते हैं इसको। अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों की ये सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 मैंने आपको अभी दिखाई है। सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपात को हमें पता करना है। जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, टेबल इस तरीके से। इस प्रकार जल अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्या का अनुपात H:O है, अर्थात 2:1 होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आवेशित कण होते हैं उनको ही आयन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। इसमें क्या होगा? निगेटिव होगा वह ऋणायन कहलाएगा, एनायन, और जिसमें पॉजिटिव होगा धन होगा। ठीक है, तो देखिए धन आवेशित आयन को धनायन या कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, इसी को साधारण नमक भी कहते हैं, को हमें लेना। इसे धनात्मक सोडियम आयन जिसे Na पॉजिटिव तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन उसे कहते हैं। ये रहा दोस्तों। अब सारणी 3.6 हम आयनों के निर्माण के बारे में किसमें? चैप्टर 4 में और अधिक जानकारी से स्टडी करेंगे। ये देखिए कुछ आयनिक यौगिक संघटक तत्व और द्रव्यमान अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड, तो उसमें क्या क्या है? कैल्शियम एवं ऑक्सीजन। और मैग्नीशियम भी है, तो मैग्नीशियम इसमें अनुपात जो बनेगा 5:2 बनेगा। सल्फाइड सोडियम क्लोराइड, तो इसमें क्या क्या बनेगा? सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन अनुपात 3:4 है, तो 23:35 हो जाएगा। अब देखना रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखिए दोस्तों ध्यान से। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती? संयोजकता कहलाती है।
किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करती, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में क्या किया जाता है, भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। अब हम लोग एक टेबल देख पा रहे होंगे, सारणी 3.6 कुछ सामान्य सरल एवं बहु परमाणुक आयन। देखिए संयोजन फर्स्ट, आयन का नाम संकेत, अधात्विक तत्व संकेत, बहु परमाणुक आयन। देखिए सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक, अधात्विक इसमें देखिए फिर पोटेशियम K पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, कॉपर ICU जिससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अधात्विक देखना चाहो हाइड्रोजन H+, ठीक है। और बहुपरमाणुक में देखना चाहो तो ये दिया गया है। काफ़ी बड़ी दोस्तों टेबल है, इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ और इस टेबल को आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों टेबल, धीरे धीरे इसीलिए मैं मूव कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। नीचे दिया क्या गया, कुछ तत्व एक से अधिक संयोजकता दर्शाते हैं। संयोजकता को कोष्ठकों में रोमन संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ मानवों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानवों की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाएं, तो आपके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानवों को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित करें। किससे? H से निरूपित करें। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पादांक 4 जिसको पैर कहते हैं, 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताएं दी गई, जैसा कि मैंने टेबल में अभी आपको दिखाया हुआ है। और इसके अलावा अधिक संयोजकता के बारे में हमें पढ़ने के लिए अगले चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र लिखते समय कुछ बातें का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो बातें हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख पा रहे होंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका सूत्र है। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको नमक कहते हैं, ये दिया गया। आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO आदि, जहाँ पर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम सोडियम आयरन एवं कॉपर धातुएं हैं तथा उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। देखिए बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए MgOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से इसको लिखते हैं दोस्तों। यदि बहुपरमाणुक आयनों की संख्या 1 है तो कोष्ठक को क्या करेंगे, कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH क्या है, NaOH है। अब हम लोग देखेंगे सरल यौगिकों के सूत्र। किसके? सरल यौगिकों के सूत्र। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विअंगी यौगिक उसको कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सारणी 3.6 में जैसा कि दिखाया गया है, कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके अणु सूत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? अब आप लोग देखें एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से जरूर आप लोग देखें क्या एग्जाम्पल दिया गया है। ये रहा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है वह होता है HCl। क्या होता है? HCl होता है। जैसा कि तत्व आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से क्रॉस किया गया है। ये देखिए, ये तत्व रहे, तत्व प्रतीक रहे, फिर इनका क्रॉस हुआ। देख संयोजकता एक एक ये लोग संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र HCl होता है, जैसा कि हम सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया भी।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। किसके? हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र देख लो। तो इसका H2S होता है। तत्व प्रतीक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिया गया HS और संयुक्ता 1 और 2 की है। तो H2S इसका क्या होता है? वो सूत्र होता, फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र जैसा कि आप लोग देखेंगे, तत्व प्रतीक C और Cl, संयुक्ता 4 और 1 की है, इसलिए इसका जो फार्मूला बनता कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, क्या बनता? CCl4 बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत Mg2+ लिखते हैं। इसके पश्चात फ्लोराइन क्लोराइड जिसको Cl नेगेटिव लिखते हैं। तत्पश्चात इनके आवेशों को आड़ा तिरछा साथ क्रिस क्रॉस करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तत्व प्रतीक आप लोग देख पा रहे होंगे, Cl दिया गया, Mg दिया गया है और 2+ क्या है? 1 नेगेटिव का इसका शेयरिंग है, इसलिए इसका सूत्र बनता है MgCl2। क्या बनता है? MgCl2 इसका सूत्र बनता है दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिकों में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात, इस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र देखिए, तो इसका क्या होता है? L2O3। क्या होता है? L2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब तत्व प्रतीक देख पा रहे होंगे, L/O दिया गया है, 3 और 2 का इनमें क्या है? इनमें क्या दिया गया है? शेयरिंग दी गई है, संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। तो और सूत्र क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड L2O3 इसका सूत्र दोस्तों बन जाएगा। देखिए आगे, अब आगे जो 6 नंबर है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया गया है? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र दिया गया है। ये तत्व प्रतीक रहे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, Ca और O आवेश क्या? 2+ और 2 नेगेटिव इनका आयन बन रहा है। यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं क्या है? समान है, अतः इसका सूत्र CO2O2 से प्राप्त होगा। किंतु हम जिस सूत्र को CO के रूप में सरलीकृत करते हैं, अर्थात सिंपल में क्या लिखते हैं? COO लिखते हैं। अब देखेंगे बहुपरमाणिक आयनों वाले यौगिक। बिल्कुल दोस्तों, देखिए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO2 होता है। क्या होता है? NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये तत्व प्रतीक दिए गए, NaNO3 दिया गया, 1+ और 1- की इनको शेयरिंग है। देखिए अतः सूत्र क्या बनेगा? NaNO3, ये फार्मूला हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दिया गया है। तत्व प्रतीक दिए गए हैं CaOH और सूत्र 2+ और 1 नेगेटिव। तो इसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस इसमें दर्शाया गया है। आगे देखिए क्या दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है, न कि CaOH2। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं, अर्थात कोष्टक लगाते हैं, जिसको ब्रैकेट आप लोग कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पादांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु हैं। अब देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ये देखिए इनके तत्व प्रतीक भी आप लोग देख पा रहे होंगे, Na और CO2, ये तत्व प्रतीक है, इनमें शेयरिंग दी गई है, आवेश दिया गया है 1 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। देखिए सूत्र क्या बन रहा है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है दोस्तों? ये दिया गया है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणु आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। आगे देखिए अमोनियम सल्फेट का सूत्र सब इसी तरीके से दिया गया है। NH4 का होल ट्वाइस SO4 दिया गया है।
कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। आगे हम आपको बताते हैं, ये रहा क्वेश्चन, खुद ही करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आइए दोस्तों देखते हैं, और इसके अंदर जो हमारा सब हेडिंग्स है वह है आणविक द्रव्यमान। अनुभाग 3.22 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। जल का जो सूत्र होता है H2O होता है कि सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बी देखिए नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका सूत्र होता है आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। फर्स्ट देखिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 U होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U होता है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होता है का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 16, तो आंसर आ जाएगा 18 U। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों 18 U आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये जैसा कि ऊपर दिए गए, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक आणविक द्रव्यमान H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 इंटू T इंटू O का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 U और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, अतः HNO3 का जो आणविक द्रव्यमान है वह 63 होगा। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम लोग सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र NaCl है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। अब इसके इकाई सूत्र का परिकलन द्रव्यमान का परिकलन देखिए, 1 गुणा 23U प्लस 1 इंटू 35.5U इक्वल टू 58.5U कंप्लीट होकर आ गया है। एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं, ये दिया गया है 3.2 CaCl2 की सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। देखिए किस तरीके से क्या, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 40 हो जाएगा। क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। तो CaCl2 का सूत्र का जो इकाई द्रव्यमान है, देखिए 1 गुणा 40U प्लस 2, क्योंकि Cl2 कितना है, 2 है, इंटू 35.5, तो 40U प्लस 71U आ जाएगा। तो टोटल आंसर 111U हो जाएगा। अब आपको हम एक टेबल दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों, चित्र है 3.5, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा दोस्तों मोल अवागाद्रो संख्या एवं द्रव्यमान के बीच संबंध। ये देखिए कार्बन परमाणुओं का मोल 6.022 इंटू 10⁻23, कार्बन के परमाणु 12 ग्राम कार्बन, फिर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन परमाणुओं का 1 मोल और 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। अब देखें किसी भी कण परमाणु अथवा आयन का 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 उस कण की संख्या। अब देखेंगे इधर उन कणों का द्रव सापेक्ष मान। पहले हमने ये देखा, अब ये देखा। अब देखिए अणुओं का मोल क्या दिया गया है, अणुओं का मोल आप लोग देख पा रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या आणविक द्रव्यमान G से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मोल संकल्पना। क्या देखेंगे, मोल संकल्पना पढ़ेंगे। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अपक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। देखिए ये रिएक्शन दी गई है, आप लोग देख सकते हैं 2H2 प्लस O2, तो क्या बना है 2H2O। H2O किसका, वाटर का सूत्र होता है। उपरोक्त अपक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के अणु के साथ अपक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4U ऑक्सीजन अणु के 32U के साथ संयोग करके 36U जल अणु निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से रिजल्ट निकलता है
कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। परंतु एक रासायनिक अपक्रिया समीकरण क्या है? समीकरण से अपक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं पर निर्भर करती है। किस पर? परमाणु पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल देखिए, ये रहा मोल, ये रहा मोल, और जिसका प्रतीक मोल है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई एक मोल में क्या होगा? एक मोल, ये देखिए दोस्तों, ये रहा एक मोल की वैल्यू। एक मोल में 6.022140076 इंटू 10⁻23 धात्विक कण होते हैं। यह संख्या आवागाद्रो स्थिरांक एन ए का एक नियत संख्यात्मक मान है। जब उसे मोल -1 या मोल की पावर -1 इकाई में व्यक्त किया जाता है तो उसे आवागाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवागाद्रो संख्या कहा जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक n विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा है जिसमें 6.022140076 इंटू 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। एक मोल किसी पदार्थ का 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या में, जिससे एक दर्जन में 12, एक ग्रुस में 144। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रुस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान संख्या निश्चित होती है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसे संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 यू होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1 ग्राम होगा। देखिए क्या दिया गया है, ये छोटी सी कुछ लाइन दी गई है, इसको पढ़ना है। देखिए क्या दी गई ये लाइन दी गई दोस्तों। आवागाद्रो स्थिरांक या आवागाद्रो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो आवागाद्रो के सम्मान में रखा गया है। आगे देखिए, एक 1 यू हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते, अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 यू ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान, जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को यू से जी में परिवर्तित करना होगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O जल का सूत्र होता है कि अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके, जिसका मान 18 यू होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 यू जल में जल का केवल एक अणु होता है। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते, अर्थात उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु होते हैं। रासायनिकों को अपक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 मोल बराबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान है। अतः रसायनों के परिकलन की इकाई मोल हुई है सन 1896। देखते हैं, साइंटिस्ट हैं विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। क्या है? विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने
मोल शब्द प्रस्तावित किया था? अगर आपसे पूछा जाए मोल शब्द किसने प्रस्तावित किया था, तो ओस्टवॉल्ड ने किया था, विलियम ओस्टवॉल्ड ने 1896 में। जो एक लैटिन शब्द मोल से बना, किससे बना है? लैटिन शब्द मोल से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है ढेर। अर्थ क्या होता है इसका? ढेर होता है, हिप और पाइल। देखिए, किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणु एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। अब वक्त आ गया, आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, ये रहा एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसको मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ और आपको ये चीज़ें देखनी है दोस्तों, जितने ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये सब एग्जाम्पल दोस्तों दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और देखना है, समझना है। अब देखिए आगे दोस्तों, ये भी एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल खुद ही पढ़ने हैं आपको, टोटल कंप्लीट करना है। अब आ गया है वक्त कि आप लोगों ने अब तक इसमें क्या सीखा है। वो टाइम कह सकते हैं कि इस चैप्टर को पूरे को हम लोग रिवाइज करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपने क्या सीखा? किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान की संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है, क्या फिक्स्ड एक होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट 6.022 इंटू 10⁻23, इसको अवागाद्रो स्थिरांक कहते हैं, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। मौलिक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा जिसे 6.0221407 इंटू 10⁻23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बेहद पसंद आया होगा। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वह आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम लोगों ने कितना क्या इसमें पढ़ रखा है। देखिए, ये सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जो दोस्तों अपना चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था परमाणु एवं अणु। ये देखिए, ये चैप्टर रहा परमाणु एवं अणु। इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े हैं, जैसे और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। उसके पहले कुछ साइंटिस्ट भी थे, जैसे पकुदा, कात्यायन वगैरह भी थे, कात्यायन थे, और दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस। ठीक है, और इसके बाद कुछ नियम, द्रव संरक्षण का नियम था, ये रासायनिक संयोजन नियम के अंतर्गत आते हैं, इनको पढ़ा है। और हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया है। एक्स वाई विलेन के युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलेन युक्त छोटी परख नली, इसका भी प्रैक्टिकल किया है। और स्थिर अनुपात का नियम अर्थात 2 नियम हमने देखे हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा फिर हम लोगों ने इसमें भी देखा है क्या, ये साइंटिस्ट दिए गए हैं, देखिए जॉन डाल्टन, इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर इनके क्या क्या सिद्धांत रहे, इसके बारे में भी पढ़ा है। परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं,
फिर परमाणु त्रिज्यक नैनोमीटर में मापते हैं, ये भी देखा है। सापेक्ष के आकार हमने हाइड्रोजन, जल अणु, हीमोग्लोबिन अणु, रेत कण, चींटी से सेब इत्यादि चीज़ों के हमने त्रिज्याएं अर्थात रेडियस भी देखा है। फिर देखिए सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब, विभिन्न तत्वों के परमाणु का आधुनिक प्रतीक क्या है। प्रतीक के बाद हम लोगों ने इधर ये देखिए इस तरीके से प्रतीक को भी कैसे दर्शाया गया, ये चीज़ें भी हम लोगों ने पढ़ी। चित्र 3.3 डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अब उदाहरण भी देखे थे, जैसे हाइड्रोजन, एल्युमिनियम आदि के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में भी बताया था। ये टेबल दोस्तों मैंने आपको बताई थी, कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह जैसे दिए गए हैं। इनको दोस्तों 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये अच्छे से आपको कंठस्थ अर्थात याद हो जाएंगी। और कम से कम आप टेंशन ना लें, एक बार में नहीं याद होती, आप 2 बार प्रयास करें, 3 बार, बट कभी भी हतोत्साहित बिल्कुल भी ना हो। देखिए ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तरबूज के बारे में पढ़ा था कि वह 12 किलो का था, फिर उसे 12 हिस्सों में कर दिया, फिर अन्य फलों को भी तौलने के लिए हमने उसका उपयोग किया। सारणी देखिए दी गई है, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में आए, ये भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये देखिए अधातु में क्या होते हैं, अणु क्या है, तत्वों के अणु क्या हैं, धातु देखिए इधर दिए गए हैं, सोडियम एक परमाणु, इस तरीके से यौगिकों के गुण, कुछ यौगिकों के हमने अणु भी बताए, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या इस तरीके से इन लोगों का अनुपात वगैरह भी दिया गया है। अनायन जिसको ऋणायन कहते हैं, कटायन कहते हैं। देखिए अब सारणी 3.5 कुछ आयनिक यौगिक भी दिए गए हैं, ये भी मैंने दोस्तों आपको बताई, ये टेबल बताई थी। आयन क्या होता है इसके बारे में बताया था, रासायनिक सूत्र लिखना भी है इसी में। ये देखिए टेबल दी गई दोस्तों, टेबल में कुछ सामान सरल एवं क्या दिया गया है, बहु परमाणुक आयन दिए गए, ये भी दोस्तों मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं। अब ये सब दोबारा बताने का मतलब दोस्तों यही है कि आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है। सरल यौगिकों के कुछ सूत्र भी दिए गए हैं, देखिए ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, उदाहरण। ठीक है दोस्तों, बहु परमाणुक आयनों वाले भी आप देख सकते हैं जिसे मल्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, आणविक द्रव्यमान, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। सूत्रिकाई द्रव्यमान, इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि CaCl2 के सूत्रिकाई द्रव्यमान का परकलन कैसे किया गया। फिर एक ये देखिए मैंने आपको दिखाया था चित्र 3.5 मोल आवागद्रो संख्या एवं द्रव्यमानों के बीच संबंध, इसको आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कार्बन परमाणु का 1 मोल है, पूरी की पूरी टेबल ये दी गई, आप इसको समझ सकते हैं। मोल संकल्पना जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है, बताया भी है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू होती है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर एग्जाम्पल भी दिए गए थे, ये सारे एग्जाम्पल हैं। विलियम एक साइंटिस्ट थे, ओस्वाल्ड, इन्होंने भी मोल की परिकल्पना की थी, अर्थात इन्होंने अपना रूल्स दिया था, जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में ये सब कुछ देख पा रहे होंगे। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि आपने अब तक इसमें क्या सीखा है। दोस्तों इसी तरीके की NCERT क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। UPSC PCS किसी भी स्टेट का, जिसको आप लोग सिविल सर्विसेज कहते हैं, PHT TST सुपर टेट टेट किसी भी स्टेट का भारत का, केवी भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं भी हिंदी मीडियम यूज है, यूपी बोर्ड हो, एवं जितनी भी NCERT डिपेंड्स विद्यालय हैं उनमें जो भी बुक्स साइंस की चल रही है, अगर NCERT बेस्ड है, सबके लिए ये साइंस इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी, NTPC मेंस जिसको CBT 2 कहते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है बहुत अधिक। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सभी के लिए दोस्तों ये साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट आपको दोस्तों करना क्या है, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।